महेश 4 दिन के लिए शिमला में अपनी कंपनी के काम से आया था। काम 3 दिन में ही निपट गया तो सोचा कि क्यों न आखिरी दिन शिमला की हसीन वादियों को आंखों में समेट लिया जाए और निकल पड़ा अपने होटल से निकलकर उसने फ़ोन से ऑनलाइन ही कैब बुक कर दी और निकल गया शिमला की सुंदरता को निहारने। कैब ड्राइवर शिमला का ही निवासी था, ऐसा उसकी भाषा से लग रहा था। शायद इसलिए उसे महेश को शिमला घुमाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वह उस रास्तों से अच्छी तरह परिचित था जो उसकी यात्रा को तीव्र और आरामदायक बनाएंगे। कैब का ड्राइवर पहाड़ों में रहने वाला सीधा साधा पहाड़ी व्यक्ति था। वह बिना अपना फायदा या नुकसान देखे खुद ही महेश के साथ निकल पड़ा और महेश को हर जगह की जानकारी पूरे विस्तार से देने लगा था। अब महेश भी ड्राइवर के साथ खुल चुका था। महेश ने पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद है, ड्राइवर ने बताया। अब दोनों मानो अच्छे मित्र बन गए हो। अरविंद ने महेश को सारी जानी मानी जगहों पर घुमाया। समय कम था इसलिए महेश हर जगह नहीं घूम सका। मौसम काफी खुशनुमा था पर महेश को नहीं पता था कि शिमला में मौसम को करवट बदलते देर नहीं लगती। देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। अरविंद को इन सब की आदत थी। उसने महेश से कहा, घबराइए मत साहब, यहाँ आइए इस होटल में। महेश ने देखा कि अरविंद जिसको होटल बोल रहा था वह असल में एक ढाबा था। महेश को अरविंद के इस भोलेपन पर थोड़ी हंसी आई पर उसने अपनी हंसी को होठों पर नहीं आने दिया क्योंकि वह ढाबा भी प्रकृति की गोद में इतना सुंदर लग रहा था कि पूछो मत। महेश ने अरविंद से कहा, सच में भाई साहब, इसके आगे तो हमारी मुंबई के बड़े बड़े 5 सितारा वाले होटल भी फीके हैं। ठंडा मौसम था, महेश थोड़ा सिकुड़ सा रहा था। अरविंद समझ गया था कि महेश को इस ठंड की आदत नहीं है। उसने अपने और महेश के लिए 2 गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर दे दिया। अरविंद ने अब महेश की चुटकी लेनी शुरू कर दिया। और भाई साहब, शादी वादी हुई कि नहीं अभी तक? क्या लगता है? महेश ने प्रश्न के बदले प्रश्न किया। लगते तो धोखे खाए आशिक हो। महेश ने अरविंद की बात का बुरा नहीं माना बल्कि धीरे से हंस दिया। महेश के चेहरे पर हंसी देख अरविंद तपाक से उसकी तरफ उंगली दिखाता हुआ बोला, है ना, सही बोला ना साहब। ढाबे के कर्मचारी ने उसके सामने चाय के कप रख दिए और चलता बना। अरविंद ने फिर उसी बातों को छेड़ते हुए पूछा, बताओ ना साहब, क्या किस्सा था वह? महेश पहले तो थोड़ा झिझका फिर अपना किस्सा सुनाने को तैयार हो गया। महेश ने बताना शुरू किया, उस वक्त मैं 11वीं जमात में दाखिल हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद 11वीं जमात में वह मेरा पहला दिन था। उस दिन कई न्यू कमर्स भी पहली बार स्कूल आए थे। उन्हीं में से एक थी रूबी। रूबी को पहली बार देखकर मेरे दिल में उसके लिए किसी प्रकार की कोई भावना तो नहीं उमड़ी पर धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती होनी शुरू हो गई और वह मुझे अपने बाकी दोस्तों से ज़्यादा प्यारी भी हो गई। रूबी का बदन काफ़ी गोरा था जो धूप में जाने से और गुलाबी हो उठता। उसके हाथों पर छोटे छोटे भूरे रंग के रोए, बाल भी कहीं कहीं से भूरे। भरा कसा जिस्म, ऊपर से सज सवर के उसका स्कूल में आना मुझे बड़ा आकर्षित करता था। रूबी के प्रति मेरी नज़दीकियाँ बढ़ती चली जा रही थी। पर एक लड़की थी जो अक्सर मेरे और रूबी के बीच आ जाती। वह थी नेहा। नेहा कौन है साहब? जिज्ञासु अरविंद ने महेश से पूछा। नेहा तो वह थी जिसकी बात मैंने मानी होती तो आज पछताना नहीं पड़ता। अरविंद अब और सतर्क होकर किस्सा सुनने लगा। रूबी तो अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी ज़िंदगी में आई थी पर नेहा तो बचपन से ही मेरे दिल में बसती थी। नेहा और मैंने जब से पढ़ना शुरू किया तब से हम साथ ही थे। हमारे घर वाले भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। नेहा मेरा पहला प्यार थी और मैं उसका। पर जब से रूबी मेरी ज़िंदगी में आई मैं हर दिन रूबी के थोड़ा और पास आता गया और नेहा से दूर होता गया। मुझे रूबी के नज़दीक देख कक्षा के तमाम छात्र जलते थे। लड़कियों को रूबी से जलन होती और लड़कों को मुझसे। पर सबसे ज़्यादा कोई जलता था तो वह थी मेरी नेहा। उसका जलना मुझे तब फिजूल का लगता था पर अब वाजिब लगता है। भला आप जिसे चाहते हो अगर वह आपके सामने ही किसी और का होने लगे तो इंसान का खून तो वैसे ही जल जाए। नेहा मुझसे हमेशा कहती थी। महेश की नज़र बाहर गई। बारिश थम चुकी थी पर उसका किस्सा और उसकी चाय अभी आधी बची थी। अरविंद ने पूछा, क्या कहती थी? महेश ने किस्सा चालू रखा। नेहा जब भी मुझसे ज़्यादा चिढ़ जाती तो बोलती, तुम भूलो मत वह एक मुसलमान है, तुम्हारा आगे एक साथ कोई भविष्य नहीं है। काम तो मैं ही आऊँगी इसलिए संभल जाओ वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। पर रूबी के इश्क में मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, कुछ और दिखता ही नहीं था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। मैंने और रूबी ने एक ही कॉलेज में दाखिला लेने की पूरी तैयारी भी कर ली।
पर 12वीं जमात के बाद नेहा आगे क्या करेगी, ना तो मैंने कभी जानने की कोशिश की और ना ही उसने कभी बताने की। देखते ही देखते समय बीतता गया। नेहा का नंबर भी अब उसकी यादों की तरह मेरे फ़ोन से मिट गया। अब मेरी फ़ोन की कॉल हिस्ट्री में सिर्फ रूबी के नाम की ही एक लंबी लिस्ट होती और उससे घंटों बात करने का रिकॉर्ड। हमारे इश्क के चर्चे पूरे स्कूल में होने लगे और रूबी भी मुझे उतना ही पसंद करती थी जितना मैं उसे। ना तो मैंने कभी सोचा कि वह पराये धर्म की है और न उसने। स्कूल के समय में तो मैं रूबी के जिस्म की तरफ आकर्षित था, उसकी खूबसूरती के लिए उसे चाहता था, पर अब मैं उसे दिल से चाहने लगा था। मैंने कॉलेज में हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी रूबी से जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाना चाहा। अब मुझे पता चला दिल से प्यार करना किसे कहते हैं। मुझे अब रूबी कैसे भी स्वीकार थी, चाहे वह पराये धर्म की हो या कभी उसकी सुंदरता चली भी जाए तो भी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। महेश किस्सा बीच में रोक बाहर देखने लगा। मौसम फिर करवट बदल रहा था। हल्की हल्की बूंदाबूंदी फिर शुरू हो गई। महेश फिर अपने अधूरे किस्से पर वापस आ गया। अब हम एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, पर अब एक सबसे बड़ी अड़चन थी जिसे हम हमेशा से नज़रअंदाज करते आ रहे थे। वह थी हमारी अलग अलग कौमें। चलो और कोई बिरादरी या जाति होती तो चलता, पर एक हिंदू और मुसलमान की जात को हमारा समाज हमेशा से एक दूसरे का दुश्मन समझता है। हमें अच्छी तरह से मालूम था कि ना तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे और ना ही रूबी के। मैंने रूबी से कहा था कि तुम हिंदू हो जाओ ना, तब उसने मुझसे धीरे से कहा तुम मुसलमान हो जाओ। मैं अपने अम्मी अब्बा की इकलौती हूँ, मैं हिंदू हो गई तो उनका क्या होगा। मैंने कहा ऐसे तो मैं भी इकलौता हूँ अपने माँ बाप का, और तुम समझती क्यों नहीं। हिंदू धर्म एक शुद्ध और सात्विक धर्म है, और तुम एक बार हिंदू बन गई तो मैं अपने माँ बाप को मना ही लूँगा। और मेरे अम्मी अब्बा का क्या। अरे इकलौती बेटी के लिए कितने सपने देखते हैं उसके वालिदा, पता है। एक वालिदा उसके लिए अच्छा शौहर ढूँढने के सपने देखते हैं, उसके निकाह के सपने देखते हैं, उसके लिए अपनी सारी जमा पूँजी लगा देते हैं और बदले में सिर्फ़ समाज के सामने इज़्ज़त से उठी नाक चाहते हैं, जो मेरे हिंदू बनने पर शर्म से कट जाएगी। रूबी ने भी अपना पक्ष साफ-साफ मेरे सामने रख दिया, और अगर मैं मुसलमान बन गया तो मेरे माँ-बाप का तो सिर गर्व से उठ जाएगा ना। मैंने भी गरम दिमाग में बोल दिया, पर अगले ही पल लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वह उठकर चली गई। मुझे लगा कि अभी गुस्सा है, जब शांत हो जाएगी फिर आ जाएगी मेरे पास, पर मुझे क्या पता था कि वह मुझसे वास्ता ही छोड़ देगी और इतनी आसानी से मुझे भुला देगी। स्कूल के समय में जिस तरह रूबी के पीछे मरने वालों की कोई कमी नहीं थी, उसी प्रकार कॉलेज में भी लड़के रूबी के प्रति आकर्षित रहते। मुझसे मनमुटाव होने के बाद उसने अपना नया साथी ढूंढ लिया जो उसी की कौम का था और हमारे ही कॉलेज का था। कॉलेज भी अब ख़त्म हो चुका था और हमारा एक दूसरे से वास्ता भी। मैंने कई महीनों तक उसको सोशल मीडिया पर मैसेज करने की कोशिश की, पर हर जगह से खुद को ब्लॉक पाया। मेरा नंबर उसने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अब मेरे कानों में नेहा की उस दिन वाली बात गूंजने लगी, काम तो मैं ही आऊँगी। कुछ दिन उदास रहा और खुद को यही तसल्ली देता रहा कि वह तो वैसे भी मुसलमान थी, चली गई तो क्या हुआ, पर मैंने अपने माँ-बाप को तो नहीं छोड़ा ना। मुझे आज समझ में आया कि जिसे तुम चाहो अगर वह तुम्हारे सामने ही किसी और की हो जाए तो कैसा लगता है, और कुछ ऐसा ही लगता होगा मेरी नेहा को उस वक़्त। मैंने तय किया कि फिर नेहा का हाथ पकड़ूँगा, पर मन में विचार किया कि किस मुँह से जाऊँगा उसके पास, क्या कहूँगा उससे कि क्या हुआ मेरे साथ, और मान लो कह भी दिया तो क्या वह फिर से स्वीकार करेगी मुझे। मैंने अपना स्वाभिमान छोड़कर सोच लिया कि जो कुछ हुआ सब बता दूँगा उसे, उसे ही जीत जाने दूँगा। अगर अपने आप को गलत साबित करके मैं फिर उसका हो जाऊँ तो क्या बुराई है। पर उसे ढूँढने पर पता चला कि अब वह मुंबई में नहीं रहती। सारे सोशल मीडिया को छान मारा पर वह वहाँ पर भी कहीं नहीं मिली। फिर हताश होकर अपनी ज़िंदगी को रुकने नहीं दिया, बल्कि एक कंपनी में जॉब कर लिया और नेहा का मिलना न मिलना प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ साहब, अरविंद सुनना चाहता था कि आगे क्या हुआ, फिर क्या होगा। ज़िंदगी चल रही है, आज नहीं तो कल वह मिल जाएगी। अगर ना भी मिली तो भी समझ लूँगा कि मेरी ही गलती की सज़ा है जो उस वक़्त उसकी कद्र नहीं कर पाया। महेश ने बाहर देखा। मौसम की मार और ज़ोर से पकड़ने लगी, और जिस तरह से वह और अरविंद मौसम की मार से बचने के लिए ढाबे में घुसे थे, उसी तरह और पर्यटक भी ढाबे के अंदर पनाह लेने चले। ढाबे का कर्मचारी फटाफट अपनी सारी टेबलों पर कपड़ा मारने लगा और उनसे बैठने को कहने लगा। तभी महेश की नज़र एक नौजवान औरत पर पड़ी जो उसी
बरसात से बचते हुए ढाबे में आई थी। उस औरत को देखते महेश की आंखें उस पर गड़ी की गड़ी रह गई, मानो दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। महेश को पराई औरत को ऐसे घूरते देख अरविंद बोला, अरे साहब ऐसे मत देखो, वरना बिना बात में हम दोनों को खुराक मिल जाएगी अभी। क्यों? महेश ने आश्चर्य से पूछा। दिखता नहीं क्या, नई नई शादी हुई है, तुम्हें कैसे पता? अरे साहब, आधे हाथ चूड़ियों से भरे हैं और माथे पे सिंदूर नहीं दिखता क्या? अरविंद भोलेपन में फिर से बोला। कोई बात नहीं साहब, आपको कैसे पता होगा, पर मुझे सब पता है। नई नई शादी के बाद लड़कियां ऐसे ही फैशन करती है, मेरी वाली भी करती थी ना। कहकर अरविंद शर्मा गया। महेश अनमना सा रह गया, मानो अरविंद की बात वह मानना नहीं चाहता था। अरे क्या हुआ साहब, जानते हो इसे? अरविंद ने पूछा। अरे यही तो मेरी नेहा है, पर यह शादी और शिमला का चक्कर। नेहा अब पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी, उसका जिस्म भी भर गया था, चेहरे पर ऐसी चमक मानो जिंदगी में कोई चिंता ही न हो। पर नेहा के माथे पर सिंदूर और कलाइयों पर चूड़ियां महेश को अंदर से खाए जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे। महेश अपनी टेबल से उठ खड़ा हुआ और जाकर नेहा के सामने अचानक से खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उन्होंने ऐसा इत्तेफाक सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखा था। नेहा ने आश्चर्य से पूछा, तुम और यहाँ? मैं तो काम से आया था, कल निकल जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? महेश ने पूछा। मेरी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है, नेहा ने एक नौजवान की ओर इशारा करते हुए कहा। इन्होंने ही प्लान बनाया कि हमारा हनीमून शिमला में ही मनेगा। नेहा ने बड़े ही मजाकिया लहजे में पूछा, मानो उसे सब पता हो। और अपना सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी और रूबी की जिंदगी? शादी वादी हुई? यह कहकर नेहा मुस्कुरा गई। बरसात फिर से थम गई। महेश से पहले कुछ बोलता, नेहा के पति ने उसे इशारा कर जल्दी से चलने को कहा। नेहा ने भी जवाब सुने बिना ही महेश को अलविदा कर दिया और आगे बढ़ गई। नेहा ने पीछे मुड़कर महेश को देखा और बड़े ही बेरहमी से कहा, क्यों, आना पड़ा ना मेरे ही पास? अरविंद ने महेश को दिलासा दिलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो साहब, वरना फिर बारिश शुरू हो जाएगी, वापस भी तो जाना है। महेश दूर जाती नेहा को देख रहा था। वक्त उसके हाथ से निकल चुका था, जो अब कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब